Hello dear students. In this video I have brought you some sentences related to narration and these are the multiple choice questions. So here is the instruction for the questions from 1 to 5. A sentence correctly changed into indirect narration is followed by 4 sentences in the direct narration. Pick out from the alternative one which, when changed into indirect narration, will be the same as the indirect sentence preceding the alternatives. इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है बच्चों की क्वेश्चन में जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है और इसके डायरेक्ट स्पीच के लिए 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट स्पीच का सही होगा, जिसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है आंसर के रूप में। द ड्राइवर आस्क्ड द मैकेनिक इफ ही वुड रिपेयर हिज कार। एक्चुअली इसमें कंजंक्शन में देखेंगे इफ़ लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तभी कंजंक्शन में इफ़ का यूज़ किया जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द आंसर जो होता है उसमें देखिए आंसर को हम 2 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो हमें डायरेक्ट आंसर पता हो तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को देखने के बाद, या फिर अगर हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता है तो हम उसको सारे ऑप्शंस को देखेंगे और 1 बाय 1 जो रॉन्ग आंसर होगा, जो हमें सबसे ज़्यादा रॉन्ग आंसर लगेगा, उसको हम एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि इफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस आपका जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस रहेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो इंट्रोगेटिव पहला जो सेंटेंस लिखा है ये इम्परेटिव है, रिपेयर द कार, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लीज़ रिपेयर द कार सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस ये भी है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में आप इफ़ कंजंक्शन यूज़ नहीं कर सकते ना। अब थर्ड ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, ओ प्लीज़ रिपेयर द कार द ड्राइवर आस्क्ड द मैकेनिक, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, विल यू रिपेयर माई कार द ड्राइवर आस्क्ड द मैकेनिक, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करके देखेंगे तो लिखा हुआ है द ड्राइवर आस्क्ड द मैकेनिक, दिस इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड will you repair my car, this is the reported speech, and interrogative sentence will be changed into assertive sentence, will be changed into would, and you is the second person pronoun will be changed according to object of the reporting verb, and the object is the mechanic. सो मैकेनिक के अनुसार इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही हो जाएगा, जैसा कि आंसर में ही लिखा हुआ है यहाँ पर, और विल को भी चेंज किया गया तो ये भी वुड लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, शी थैंक्ड मी एंड आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। शी थैंक्ड मी लिखा हुआ है बच्चों। थैंक्ड जब लिखा जाता है तो आंसर थैंक्ड उस समय लिखा जाता है जब क्वेश्चन में थैंक यू लिखा रहता है। तो देखिए थैंक यू इसमें भी लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, और इसमें भी थैंक यू लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर देखेंगे तो ना तो इस ऑप्शन में थैंक यू लिखा हुआ है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। इसमें डिस्टर्ब नॉट के साथ में थैंक यू लिखा हुआ है, डिस्टर्ब नॉट हो नहीं सकता क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में इस तरह से नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसमें थैंक यू लिखा हुआ और इसमें थैंक यू लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर नॉट टू डिस्टर्ब लिखा हुआ है, आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब। आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब का मतलब है कि यहाँ पे जो प्लीज़ लिखा हुआ है, ये प्लीज़ तो यहाँ पर नहीं हो सकता है ना, प्लीज़, क्योंकि प्लीज़ अगर लिखा है तो फिर आंसर में रिक्वेस्टेड होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, थैंक यू डू नॉट डिस्टर्ब मी शी सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a tone of anger, she asked her boyfriend why he had come.
The first option is you fool. Why have you come? She said. Second option, oh, why have you come? Said she. Third option, you damned. Why have you come? She said. And fourth option, you, why have you come? She said. Actually, इन ए टोन ऑफ एंगर, ये जो आप देख रहे हैं इन ए टोन ऑफ एंगर जो लिखा हुआ है, ये तभी लिखा जाता है जब सेंटेंस में डैम्ड लिखा होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये आपका से थर्ड ऑप्शन सही होगा। बट इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। दिस इज़ वाई जब भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डैम्ड शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उस समय आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसी फ्रेज़ का यूज़ करना होगा, और वो फ्रेज़ यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये सी होगा। एंड इसलिए हम ए, बी और डी तीनों ऑप्शन पर विचार नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, calling him a coward, the girl asked him to come out. Calling him a coward, the girl asked him to come out. First option, come out, you coward, said the girl. Second option, come out, said the girl to the coward. Third option, the girl said, alas, coward, come. And fourth option, the girl said, come out. देखिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि इसमें एलास का यूज़ किया गया, और आपको पता है कि जब एलास लिखा होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो का यूज़ करते हैं, और ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कालिंग में कावर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एड्रेसिंग जो वोकेटिव केस जिसको हम कहते हैं, जो संबोधन होता है, उसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो ये जो यू कावर्ड लिखा हुआ है इसके लिए कालिंग में कावर्ड लिखा गया होगा। अब दूसरा जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है द गर्ल सेड कम आउट, इसमें कावर्ड शब्द का यूज़ ही नहीं किया गया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन आपके ख़त्म हो गए। अब बी ऑप्शन में कावर्ड को ऑब्जेक्ट की जगह जगह पर यूज़ किया गया, जबकि यहाँ पर वोकेटिव केस का फ्रेज शो किया गया, तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो 4 ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, ही कॉल्ड हर ए नॉटी गर्ल। He called her a naughty girl. First option, oh naughty girl, said he. Second option, you naughty girl, said he. Third option, he said naughty girl. And fourth option, naughty boy said to her. In these 4 options, the option first will be quite wrong because ओ का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो इसमें ही कॉल्ड हर ए नॉटी गर्ल लिखा हुआ है, यहाँ से तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, ही सेड नॉटी गर्ल। इसमें ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है किससे का है, एक तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर लिखा हुआ है, ठीक है। और डी ऑप्शन में नॉटी लिखा हुआ है, बॉय सेड टू हर, इसमें तो यहाँ पर भी देखेंगे तो द बॉय वैसे यूज़ होना चाहिए था, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसका जो ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, यू नॉटी गर्ल सेड ही, क्योंकि केवल नॉटी गर्ल इसको भी आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच लिखी हुई है इसमें देखेंगे एन स्मॉल लिखा हुआ है, नॉटी गर्ल लिखा हुआ है। नॉटी गर्ल किसको बोला हुआ है, ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई दूसरा वोकेटिव केस लिखा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा और डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 is each sentence in direct speech is followed by 4 options in indirect speech. Only one is correct. Spot the correct answer. In the question, there is a direct speech and there are 4 options for the indirect speech for the given sentence.
and among the four options only one option is correct and you are to choose the correct option. The sentence is she said, shall I thread the needle? एक्चुअली दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेड का क्या होना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए। तो देखिए सी में रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। डी में भी सेज लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब हम ए और बी पर विचार करेंगे। सी आस्क्ड इफ़ शी शुड थ्रेड द नीडल एंड बी ऑप्शन इज सी आस्क्ड इफ़ शी शैल थ्रेड द नीडल। एक्चुअली द रिपोर्टिंग वर्ब said is in past tense, so the tense of the reported speech also will be changed। और यहाँ पर सेल का सेल ही लिखा हुआ है, टेंस चेंज नहीं किया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट अ प्लेस इट इज। दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो सेड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सारो में, इस तरह से चेंज करते हैं। सेड को सेड तो नहीं लिखते हैं। तो इसमें 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सेड का सेड ही लिखा गया है, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट भी गलत होगा, सेकंड भी गलत होगा, थर्ड भी गलत होगा। ठीक है, केवल ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है जिसमें लिखा है वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेस वाज वेरी फाइन। व्हाट अ प्लेस इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एंड यू नो दैट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस व्हेन इट इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, my father said the earth is round। You know, the sentence of reported speech is a universal truth, and the tense of the reported speech is not changed when the sentence is a universal truth। माई फादर सेड का सेड ही रहता है। आपको पता है कि सेड को कभी भी चेंज नहीं करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। सेड टू होता है तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन अकेला सेड तो नहीं चेंज होता है, तो इसलिए सेड का सेड ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेज लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेज तो हो नहीं सकता है। ऑर्डर्ड बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस तो नहीं है, तो इसलिए ये 2 ऑप्शंस आपके गलत हो गए। अब ऑप्शन ए में माई फादर सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं किया जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस। दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, अर्ज्ड, फॉरबेड, इस तरह से यूज़ करते हैं। सेज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। रिक्वेस्टेड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें प्लीज़ नहीं लिखा हुआ है। टीचर बोलेगा बच्चों से डोंट मेक ए नॉइस, तो रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत होगा। द टीचर आस्क्ड अस नॉट टू मेक ए नॉइस, एक तो बी ऑप्शन ये लिखा हुआ है और दूसरा उसके बाद में एक डी ऑप्शन है, द टीचर आस्क्ड अस नॉट टू मेड अ नॉइस। एक्चुअली टू के बाद में कभी भी थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इम्परेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द टीचर आस्क्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, he said bring a chair at once। he said bring a chair at once, तुरंत एक कुर्सी लेकर आओ। इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा ही दी जा रही है सेंटेंस से, तो ये लग रहा है कि आज्ञा दी जा रही है। रिक्वेस्टेड का कोई मतलब नहीं बनता, रिक्वेस्टेड हो नहीं सकता है। टोल्ड का प्रयोग किया नहीं जाएगा क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, और सेस हो नहीं सकता क्योंकि सेड कभी सेंस सेस में नहीं चेंज होता है,
तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ चेयर एट वंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन, ही ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ चेयर एट वंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, शी said to me, keep quiet and listen to my words. She said to me, keep quiet and listen to my words. Imperative sentence। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में लिखा है शी रिक्वेस्टेड मी, सेकेंड में लिखा है शी ऑर्डर्ड मी, नेक्स्ट लिखा हुआ है शी इंट्रीटेड मी, एंड लास्ट लिखा हुआ है शी टोल्ड मी। टोल्ड मी एक हो नहीं सकता है, टोल्ड तो नहीं यूज़ किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। रिक्वेस्टेड भी यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि प्लीज़ नहीं लिखा हुआ था। अब दो ऑप्शंस लिखे हुए उनमें बात करते हैं। शी ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स, एंड सी ऑप्शन है शी इंट्रीटेड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। ऑर्डर्ड शांत रहो और मेरी बात सुनो। इंट्रीट माने होता है गिड़गिड़ाना, निवेदन करना, तो ये तो ठीक बात नहीं है क्योंकि शांत रहो और मेरी बात सुनो, कोई ऐसा बोलेगा तो कोई निवेदन नहीं करेगा, तो ऑर्डर्ड यहाँ पर ठीक जान पड़ता है। सी ऑर्डर्ड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, माई फादर सेड टू मी, वाट आर यू डूइंग हियर। This is an interrogative sentence. My father said to me, what are you doing here? This is an interrogative sentence, and you know, when the sentence of direct speech is an interrogative sentence, said or said to is changed into asked or inquired of. तो asked यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद में कंजंक्शन देखते हैं। तो इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। कभी भी क्वेश्चन वर्ड जब लिखा होता है तो दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, और इसमें भी दैट लिखा हुआ है, तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, सी और ए। अब ऑप्शन नंबर बी, माई ब्रदर आस्क्ड मी वाट आई वॉज डूइंग देयर, एंड नेक्स्ट माई ब्रदर आस्क्ड मी वाट आई वॉज डूइंग हियर। हियर लिखा होता है तो उसको देयर में चेंज करते हैं, और इसमें हियर को देयर में चेंज नहीं किया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रवि सेड माई फादर लिव्ड इन दिस सिटी 2 years ago। दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जब होता है तो सेड को सेड में ही रखते हैं, सेड को चेंज नहीं करते हैं। पहले सेंटेंस में सेड लिखा हुआ है, दूसरे में सेड लिखा हुआ है, तीसरे में टोल्ड लिखा हुआ है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और इसमें आस्क्ड लिखा हुआ है, आस्क्ड के बाद में भी ऑब्जेक्ट आता है, जनरली ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड का यूज़ करते हैं। एक बात ये भी है। अब दो ऑप्शंस दिए हुए उन दोनों को देखते हैं। रवि शेड दैट हिज फादर हैड लिव्ड इन दैट सिटी 2 years बिफोर, और बी ऑप्शन में लिखा है रवि शेड दैट हिज फादर हैड लिव्ड इन दैट सिटी 2 years एगो। आपको पता है एगो इज नियरनेस वर्ड रिलेटेड टू टाइम, एंड when we change this word into indirect speech, ego is changed into before। ego को before में चेंज कर दिया जाता है, बट यहाँ पर ego को चेंज नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, माई ब्रदर सेड टू मी व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। My brother said to me when I was young I used to play cricket। Actually this sentence is related to the past tense, और पास्ट टेंस की हैबिट को इसमें शो किया गया है। जब किसी भी सेंटेंस में पास्ट टेंस की हैबिट को शो किया जाता है तो उसके टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, ये स्पेशलिटी सेंटेंस की है। बाकी सेड टू लिखा हुआ है और ये असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, तो इसमें टोल्ड लिखा हुआ है, इसमें भी टोल्ड लिखा हुआ है, इसमें भी टोल्ड लिखा है और इसमें भी टोल्ड में लिखा हुआ है, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कंजंक्शन दैट यूज़ किया गया है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है और इसमें भी दैट का प्रयोग किया गया। इसमें लिखा है व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट।
एंड लास्ट ऑप्शन माई ब्रदर टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो एक्चुअली इसमें आई प्रोनाउन जो लिखा हुआ है, तो आई प्रोनाउन किस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ब्रदर के अनुसार चेंज होगा। ब्रदर थर्ड पर्सन है तो इसके अनुसार ही लिखा जाना चाहिए, बट इसमें आई लिखा हुआ है तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ना तो ए ठीक होगा और ना ही बी ठीक होगा। ए ऑप्शन बी ऑप्शन किसकी वजह से, आई की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोनाउन चेंज नहीं किया गया। अब उसके बाद में ऑप्शन सी और डी को देख लेते हैं। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज यंग, इसमें आई का ही तो चेंज कर दिया है लेकिन आई चेंज नहीं किया है ना। और दोनों ही प्रोनाउन जो आई दोनों जगह लिखा हुआ है तो दोनों ही प्रोनाउन चेंज करेंगे तो दोनों ही हो जाएगा। इसमें पहला तो चेंज कर दिया ही में, लेकिन दूसरा आई ही में चेंज नहीं किया है, तो इसलिए ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट when he was young he used to play cricket. Now question number 15. The student said sir I am not guilty. आपको पता है कि जब सर लिखा होता है तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम लोग रिस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं या फिर विद रिस्पेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। द स्टूडेंट सेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। द स्टूडेंट सेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। नेक्स्ट ऑप्शन, द स्टूडेंट प्लीडेड दैट ही वाज नॉट गिल्टी। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सर के लिए नहीं लिखा हुआ है, रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट नहीं लिखा हुआ है। आगे उसके बाद में सी ऑप्शन है, द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। और डी ऑप्शन है, द स्टूडेंट सेड रिस्पेक्टफुली दैट ही वाज नॉट गिल्टी। देखिए इसमें विद रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, इसमें भी विद रिस्पेक्ट लिखा हुआ है लेकिन साथ में प्लीडेड लिखा हुआ है, और इसमें रिस्पेक्टफुली लिखा हुआ है और सेड को चेंज नहीं किया हुआ है। अब जब सर लिखा होता है तो ऐसा बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि जब सर लिखा होगा तो एक्चुअली वो एक बहुत ही विनम्र आग्रह होता है और ऐसे सेंटेंसेस में प्लीडेड का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें प्लीड वर्ब का प्रयोग किया गया। प्लीड का मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ही विनम्र आग्रह करना। द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। आई सेड टू माई सिस्टर प्लीज गिव मी मोर मनी। फर्स्ट ऑप्शन, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर, प्लीज़ लिखा हुआ इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्टेड यूज़ किया जाता है तो ऑर्डर्ड तो होगा नहीं, एडवाइज्ड भी नहीं होगा। और इसका जो अगला ऑप्शन है रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव हर मोर मनी, तो देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव मी लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो मी लिखा हुआ था, मी एक्चुअली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, तो आई यहाँ पे लिखा हुआ है तो आई के अनुसार इसको मी को, क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन है और मी भी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा नहीं, फिर यही रहेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव हर मोर मनी, इसमें मी को हर में चेंज कर दिया है। एक्चुअली मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और मी को हम लोग सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और इसमें इन्होंने मी को किससे, सिस्टर से चेंज कर दिया है। तो सिस्टर से तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है और यहाँ पे मी लिखा हुआ था तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका होना चाहिए कौन सा, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव मी मोर मनी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। बेबी सेड आई विल गो। फर्स्ट ऑप्शन, बेबी सेड दैट शी विल गो। सेकेंड ऑप्शन, बेबी सेड दैट शी कुड गो। बेबी से दैट शी विल गो एंड बेबी सेड दैट शी वुड गो। आई चेंज होगा बेबी से तो सी हो सकता है, ठीक है, सब में सी लिखा हुआ है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सब में दैट का भी प्रयोग किया गया है।
सेड लिखा हुआ है, जब आपको पता था सेड, पता है कि असर्टिव सेंटेंस जब लिखा होता है तो सेड को चेंज नहीं करते हैं, और इसमें से कर दिया है तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। पहले में विल चेंज नहीं किया, जबकि विल वुड में चेंज हो जाता है जब यहाँ पर पास्ट टेंस होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो विल को वुड में चेंज करेंगे, बट इसमें चेंज नहीं किया गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन में कुड लिख दिया गया है, जबकि विल को कुड में नहीं वुड में चेंज करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द टीचर सेज 2 and 2 makes 4। द टीचर सेज 2 and 2 makes 4। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सेज लिखा हुआ है, वैसे भी सेज लिखा होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन फ्यूचर टेंस और इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। तो यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, विशेष का प्रयोग तो कहीं से नहीं लगता है कि विशेष का प्रयोग होना चाहिए, विश में शिक्षा करना होता है, एडवाइसेस भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 and 2 मेड 4 लिखा हुआ है, मेड कर दिया है तो इसलिए भी नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ शो कर रहा है सेंटेंस, इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, द टीचर सेज दैट 2 and 2 makes 4। नाउ सेंटेंस नंबर 19, he told me shall I go to the picture। दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आस्क्ड के बाद में दैट लिखा हुआ है। दैट कंजंक्शन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं और सी ऑप्शन देखते हैं। ही आस्क्ड मी इफ़ ही शैल गो टू द पिक्चर, एंड थर्ड ऑप्शन ही आस्क्ड मी इफ़ ही शुड गो टू द पिक्चर। इसमें शैल का टेंस चेंज नहीं किया है, शैल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज किया जाता है, तो ही लिखा था तो ही शुड या ही वुड होना चाहिए था, लेकिन टेंस नहीं चेंज किया गया, इसलिए आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन बचा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी इफ ही शुड गो टू द पिक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, I told Ravi, do have a cup of tea। I told Ravi, do have a cup of tea। इम्परेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस की स्थिति होने पर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड जैसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन तो सेड लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला आई ऑर्डर्ड रवि लिखा हुआ है, दूसरा आई एडवाइज्ड रवि लिखा हुआ है, तीसरा आई रिक्वेस्टेड रवि लिखा हुआ है। टू हैव ए कप ऑफ टी, ये भी ऑप्शन रिपोर्टेड स्पीच का जो दिया हुआ है, ठीक है। टू हैड ए कप ऑफ टी बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि टू के बाद में सेकेंड फॉर्म लिख दिया गया, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड लिखा हुआ है। और इसमें आई रिक्वेस्टेड रवि टू हैव ए कप ऑफ टी लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, आई ऑर्डर्ड रवि टू हैव ए कप ऑफ टी, डू हैव ए कप ऑफ टी ये लिखा हुआ है, तो ऑर्डर तो नहीं दिया जा सकता ना, रिक्वेस्ट की जा सकती है एक बार, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, आई रिक्वेस्टेड रवि टू हैव ए कप ऑफ टी, क्योंकि ये ऑर्डर देने वाली बात नहीं है। डू हैव ए कप ऑफ टी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी इसको रिक्वेस्टेड प्लीज़ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें रिक्वेस्टेड का वर्ब यूज़ ठीक जान पड़ता है, तो इसलिए इसका आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 20 क्वेश्चंस थे इसमें, 20 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हैं, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, उनको आप देखेंगे ध्यान से तो आपको और भी बहुत सारे रूल्स के बारे में पता चलेगा। इसके बारे में यदि कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच।